हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, दैट इज इन्फ्लेशन एंड इट्स टाइप। इधर रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल पढ़ाया था इन्फ्लेशन के ऊपर, जिसमें कि हेडलाइन इन्फ्लेशन के बारे में बात हुई थी। तो मैंने कहा था कि अगर आप इसके ऊपर लेक्चर चाहते हो, डिटेल में हम इसको कवर करें कि इन्फ्लेशन कितने तरह के होते हैं, क्या टाइप्स होते हैं, उसके क्या एग्जाम्पल्स हैं, वो सब हम यहाँ पे कवर करें। तो उसके वीडियो के कमेंट में आपने इन्फ्लेशन जाके बस लिखना है। तो मैंने देखा उसमें काफी सारे लोगों ने इन्फ्लेशन लिखा, तो मैंने सोचा चलो ये आर्टिकल, ये वाला लेक्चर पढ़ाया जाए। लेट्स बिगिन। तो इन्फ्लेशन क्या होता है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो इन्फ्लेशन इज द रेट एट विच द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी राइजेस ओवर टाइम। तो इन्फ्लेशन क्या बताता है, किसी भी महंगाई जिसको हम कहते हैं, राइट, कि एक जनरल प्राइस लेवल गुड्स और सर्विसेज का किसी भी इकोनॉमी में कैसे बढ़ रहा है विद टाइम, लीडिंग टू अ डिक्रीज इन द परचेसिंग पावर। तो ऑब्वियसली किसी भी जब सामान का दाम बढ़ेगा, गुड्स के दाम बढ़ेंगे, सर्विसेज के दाम बढ़ेंगे, तो उससे जो आपकी परचेसिंग पावर होगी वो जो कम हो जाएगी, राइट। तो उसी को हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स, एज प्राइसेस इंक्रीजेस ईच यूनिट ऑफ करेंसी बाय फ्यू गुड्स एंड सर्विसेज। अगर दूसरे शब्दों में समझे तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे करेंसी को यूज करके आप कम सामान खरीद कर पाते हो, जिससे कि हर इंडिविजुअल इफेक्ट होता है, बिजनेसेस इफेक्ट होते हैं, और ओवरऑल इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। इन्फ्लेशन इज टिपिकली मेजर्ड बाय द इंडेक्स सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई। ऑब्वियसली इसको मेजर करने के लिए इंडेक्स का इस्तेमाल होता है, जो कि सीपीआई है, डब्ल्यूपीआई है, राइट, विच ट्रैक्स द प्राइस ऑफ द बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर टाइम। जिसका मेन काम क्या है इन इंडेक्सेस का, तो ये ट्रैक करते हैं गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस को। जनरली इसको सेंट्रल बैंक सारा देखती है, फेडरल रिजर्व देखता है यूएस में, इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखता है। उन्हीं का काम है इन्फ्लेशन को क्लोजली मॉनिटर करना, एडजस्ट करना अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को, और इन्फ्लेशन को अपने टारगेट रेंज के अंदर रखना। इनफैक्ट आरबीआई ने तो एक पूरी कमेटी भी बनाई हुई है, जिसको हम एमपीसी कमेटी कहते हैं, जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग के ऊपर पूरी तरह से काम करती है। तो ये हो गया हमारा बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग, इन्फ्लेशन होता क्या है और उसको कौन मॉनिटर करता है। लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स नाउ। अब जो टाइप्स है उसमें सबसे पहला जो टाइप है हमारे सामने, दैट इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब होता है, दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन द डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज एक्सीड सप्लाई, लीडिंग टू हायर प्राइसेस। अब कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे गुड्स होते हैं, कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जिनका सप्लाई जो होता है वो कम होता है और डिमांड बढ़ जाती है। जब डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी किसी चीज की और उसका सप्लाई कम हो जाएगा, तो क्या होगा, उस चीज का दाम बढ़ने लगेगा, राइट, उसमें होर्डिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है, उसमें ब्लैक मार्केटिंग शुरू होने के बहुत चांसेस है, तो उसकी वजह से उसका बहुत प्राइस बढ़ने लगता है। ठीक है, इट ऑफन हैपेंस इन बूमिंग इकोनॉमी। बूमिंग इकोनॉमी में बहुत ज्यादा ऐसा होता है जहां पे कंज्यूमर के पास अचानक पैसा आ जाता है, अचानक डिस्पोजेबल इनकम आ जाती है, और वो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और उन चीजों की वजह से ये वाला इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है। और इंडिया में भी डिमांड पुल पॉप इन्फ्लेशन काफी देखने को मिलती है। काफी सारे जगहों पे हम चीजों को खरीदना चाहते हैं, लेकिन उतना ज्यादा सप्लाई वहां पे अवेलेबल ही नहीं है। इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया कि कोविड 19 के बाद जब इकोनॉमिक रिकवरी शुरू हुई, तो अचानक से लोगों में एक बहुत ही जोश था घर से बाहर निकलकर घूमने जाने का, कार खरीदने का, घर खरीदने का, राइट। तो वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, राइट। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का सिंपल लॉजिक, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, इसलिए इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। मूविंग ऑन टू सेकंड वन, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब कॉस्ट पुश क्या होता है कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन द प्रोडक्ट कॉस्ट इंक्रीजेस एंड लीड्स बिजनेस टू पास दीज कॉस्ट ऑन टू द कस्टमर। कई बार क्या होता है कि किसी भी चीज की कॉस्ट बढ़ जाती है। अब अगर किसी चीज की कॉस्ट बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली जो मेकर है, उस चीज का बनाने वाला है, वो क्या करेगा, वो प्राइस चार्ज करेगा। किससे चार्ज करेगा, तो कंज्यूमर से चार्ज करेगा, राइट। तो कंज्यूमर को ही तो वो प्राइस भरना पड़ेगा। अगर किसी चीज की कॉस्ट ही महंगी हो गई तो ऑब्वियसली वो प्राइस किसको भरना है, वो कंज्यूमर को भरना है। तो जब कंज्यूमर को भरना पड़ेगा तो कॉस्ट बढ़ने के कारण जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है वो सारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहलाता है। हायर द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, वेजेस और एनर्जी कॉस्ट कैन ड्राइव दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। मटेरियल का दाम बढ़ गया, वेजेस बढ़ गए, एनर्जी की कॉस्ट बढ़ गई, ये सारी चीजें बढ़ रही हैं, और उसका अल्टीमेटली उससे क्या बढ़ रहा है, उससे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं, अभी देखो रशिया यूक्रेन में कंफ्लिक्ट हुआ 2022 में, जिसकी वजह से ऑयल और नेचुरल गैस के प्राइसेस बढ़ गए। अब जैसे ही इनके प्राइसेस बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिफरेंट सेक्टर्स में जहां जहां पर इनके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, कोई चीज की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उन सभी जगहों के, उन सभी सेक्टर्स की चीजें जो है वो महंगी हो जाएंगी। तो कॉस्ट पुश में क्या है, कॉस्ट बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। अब तीसरी चीज जो कहलाती है वो कहलाती है बिल्ट इन इन्फ्लेशन, जिसको हम वेज प्राइस स्पाइरल भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन रिजल्ट्स फ्रॉम अ साइकिल वेयर हायर वेजेस
increases the production cost which then lead to higher prices। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि जो आपका एक साइकिल की तरह काम कर रहा है। साइकिल कैसे काम कर रही है भाई? साइकिल ऐसे काम कर रही है कि पहले वेजेस बढ़ जा रहे हैं, जो लोग काम करते हैं उनका वेजेस बढ़ गया। वेजेस बढ़ने की वजह से क्या हुआ, नेक्स्ट चीज प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई। प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया तो उससे क्या हुआ, उस चीज की प्राइस बढ़ गई। और अगर प्राइस बढ़ गई तो आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे उस चीज को खरीदने के लिए, तो ऑटोमेटिकली क्या बढ़ा, इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो एक तरह का एक साइकिल, एक रिपल इफेक्ट है कि एक चीज, साइकिल स्टार्ट में देखा ना कैसे होता है, एक साइकिल गिरता है सारे साइकिल गिरने लग जाता है, राइट? वैसे ही यहाँ पे होता है, एक चीज बढ़ी उससे दूसरी चीज बढ़ गई, दूसरी चीज बढ़ी उससे तीसरी चीज बढ़ गई, और उससे कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन बढ़ गया। दिस टर्न लीड्स टू अ डिमांड ऑफ इवन हायर वेजेस, क्रिएट अ सेल्फ रीइंफोर्सिंग साइकिल। तो जैसा मैंने आपको बताया कि एक साइकिल क्रिएट हो जाता है और साइकिल की वजह से ये प्राइस बढ़ने लगता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो अगर किसी भी वर्कर्स इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अगर उनका वेज बढ़ जाता है तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं कंपनीज को अपनी प्राइसेस बढ़ानी पड़ती हैं अपने कॉस्ट को कवर करने के लिए, क्योंकि लेबर कॉस्ट बहुत हाई हो गई है। और लेबर कॉस्ट हाई होने की वजह से आप कहीं ना कहीं उसमें इन्फ्लेशन देखने को मिलने लगता है। तो बिल्ट इन इन्फ्लेशन का क्या मतलब हुआ कि जिस भी चीज, जो प्रोडक्ट है, गुड्स है, उसको बनाने में जो लेबर लगी हुई है, जो वेज लगा हुआ है, वेजेस लगे हुए हैं, वो बढ़ रहा है, और उसकी वजह से हमारा इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। नेक्स्ट हो गया हाइपर इन्फ्लेशन। अब हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, एक्सट्रीमली रैपिड एंड आउट ऑफ कंट्रोल राइज ऑफ प्राइसेस टिपिकली एक्सीडिंग 50% पर मंथ। जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है जबकि प्राइस आपके कंट्रोल में नहीं रहता, एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, एक्सट्रीमली रैपिड हो गई, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, 50-50% से ज्यादा ग्रोथ हो रहा है प्राइसेस का, इन्फ्लेशन अपने पीक पे चला गया है, राइट? ऐसा क्यों हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है जब गवर्नमेंट बहुत एक्सेसिव प्रिंटिंग करने लग जाए मनी की, या फिर आपकी जो करेंसी की वैल्यू है वही कोलैप्स होनी शुरू हो जाए। ठीक है, ऑब्वियसली अगर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होगी तो क्या होगा, उससे करेंसी तो डिवैल्यूएट ही होगी ना, मार्केट में बहुत ज्यादा सप्लाई बढ़ गया है। सप्लाई बढ़ने से क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। 1920s में जर्मनी में क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने बहुत सारा अमाउंट ऑफ करेंसी, कहते हैं ना कि प्रिंट करके लोगों के हाथ में दे दिया, तो उससे क्या हुआ, हाइपर इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया। ठीक है, प्राइसेस डबल हो गए हर चीज के फ्यू डेज में। इसका एक रिसेंट एग्जांपल भी वेनेजुएला में हुआ है, 2018 में। वहां पर भी 1 मिलियन% का ग्रोथ हुआ है हाइपर इन्फ्लेशन में। प्राइसेस ड्रास्टिकली बढ़ने लग गए, क्यों? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत थी, प्रोडक्शन हो नहीं रही थी चीजें की, ठीक है, करेंसी प्रिंटिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई, ये सब कुछ होने की वजह से क्या हुआ, हाइपर इन्फ्लेशन हो रहा है, बहुत तेजी से चीजें बढ़ रही हैं, आपके कंट्रोल में ही नहीं है, और ये किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। डिफ्लेशन की बात करते हैं, ऑल्दो ये देखा जाए डायरेक्टली, अगर इसको देखा जाए तो डायरेक्टली ये टाइप ऑफ इन्फ्लेशन तो नहीं है, बट इन्फ्लेशन से जुड़ा है तो उसको भी यहाँ पे कवर कर देते हैं। डिफ्लेशन इनफैक्ट तो अपोजिट होता है, अपोजिट फेनोमेना, जिसमें क्या होता है कि यहाँ पे जनरल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिक्रीज होते हैं। इन्फ्लेशन में क्या होता है, बढ़ता है, डिक्रीज हो रहे हैं, घट रहा है। तो आप तो सोचोगे यार घट रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, अगर प्राइसेस घट रही हैं तो अच्छी बात है ना, अच्छी गुड न्यूज है, बट ऐसा जरूरी नहीं है, राइट? इसका मतलब ये भी है कि आपकी इकोनॉमी श्रिंक हो रही है, ठीक है, आपकी जो स्पेंडिंग है कस्टमर की वो रिड्यूस हो रही है, ठीक है, लोगों के पास बाइंग पावर कम हो रही है, तभी उसका प्राइस गिर जा रहा है, लोगों में डिमांड ही नहीं है उस चीज के लिए, ठीक है। तो उस तरह के सिचुएशन में डिफ्लेशन हो जाता है। एग्जाम्पल देखो, ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे क्या हुआ था 1930s में, जब लोगों में डिफ्लेशन हो गया, डिमांड है ही नहीं, मार्केट में डिक्रीज डिमांड है, जिसकी वजह से मतलब डंप करना पड़ रहा है चीजों को, लोग ले ही नहीं रहे, ठीक है। और अभी इधर देखो, थोड़े टाइम पहले ही अगर आप देखो, ये ऑटो सेक्टर में क्या हुआ था, इतनी सारी गाड़ियां खड़ी हो गई, लोग ले ही नहीं रहे, गाड़ियां खरीद ही नहीं रहे। और जब भी लोगों में किसी चीज का डर आता है ना, रिसेशन का डर आया, कोविड का डर आया, इस तरह की सिचुएशन में ना लोग बेसिक नेसेसिटीज पे आ जाते हैं, वो महंगी चीजों पे, लग्जरी पे, घूमने पे, फिरने पे, इन पे कम कर देते हैं अपना खर्चा। तो ऑब्वियसली जब वहां पे डिमांड ही नहीं होगी तो डिफ्लेशन होगा, सस्ते में मिलने लगेंगी वो चीजें, ठीक है। रिसेंट एग्जाम्पल देखो, जापान का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, 1990s में जापान में यही हुआ, पूरा का पूरा एक लॉस्ट डिकेड के नाम से कहलाता है, क्यों? क्योंकि वहां पे डिफ्लेशन बहुत ज्यादा हो गई थी, ठीक है, लोगों को लगता था कि और प्राइस गिरेगा, और प्राइस गिरेगा, इसी चक्कर में खरीदते ही नहीं थे कुछ भी, और उसकी वजह से पूरा का पूरा इकोनॉमिक ग्रोथ स्टैग्नेंट रहा पूरे 10 सालों तक, राइट? आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। स्टैगफ्लेशन की बात करते हैं, ये क्या होता है? स्टैगफ्लेशन इज अ सिचुएशन वेयर हायर इन्फ्लेशन एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट अकर साइमल्टेनियसली। अब यहाँ पे क्या होता है कि भाई एक तो इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, बट एट द सेम टाइम उसके साथ साथ ही आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है,
बहुत तेजी से बढ़ रहा है, विच इज अनयूजुअल बिकॉज इन्फ्लेशन टिपिकली अकर्स विथ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ये तो हमें समझना पड़ेगा ना कि इन्फ्लेशन तो किसकी वजह से होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से होता है। जब लोगों में पैसा ही नहीं है, लोगों के पास जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है, लोगों के पास जॉब नहीं है, जॉब नहीं है मतलब पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो वो क्या करेंगे, वो खरीदेंगे ही नहीं कुछ भी। तो क्या होगा, स्टैग्नेंट होने लगेगा ना, चीजें स्टैग्नेंट होने लगेगी। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, इकोनॉमी बिल्कुल भी कहीं ना कहीं आपकी जो इकोनॉमी का ग्रोथ है वो रुक जाएगा। ठीक है, इट हैपेंस विद सप्लाई शॉक, सप्लाई शॉक की तरह होने लग जाता है। ठीक है, और उसकी वजह से कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है। राइट, तो जब इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है और साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड स्टैग इन्फ्लेशन। 1970s में क्या हुआ था, ऑयल क्राइसिस हुआ। ऑयल क्राइसिस की वजह से स्टैगफ्लेशन हुआ, कहाँ, यूनाइटेड स्टेट्स में। राइजिंग ऑयल प्राइसेस, लगातार हाई इन्फ्लेशन हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, काम नहीं है लोगों के पास। रिसेंट एग्जाम्पल की बात करें, तो जब भी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी दिखती है ना कहीं पर भी, ठीक है, तो वहां पे सप्लाई चेन पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, अभी देखो श्रीलंका में हुआ पहले, अभी थोड़े दिन पहले बांग्लादेश में हुआ, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई, उसकी वजह से सारा सारा सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गया, कमोडिटी के प्राइसेस बहुत बढ़ गए, लोगों में घबराहट बहुत बढ़ गई, उसकी वजह से लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया, और उसके फाइनली उससे क्या हो रहा है, स्टैगफ्लेशन हो रहा है। राइट, इन्फ्लेशन तो बढ़ ही रहा है, साथ साथ ग्रोथ एकदम स्लो हो गई आपकी इकोनॉमी की, चीजों को दोबारा स्टेबल होने में भी टाइम लगेगा। राइट, एकदम से स्टेबल नहीं हो जाती। क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन रेफर्स टू अ लो बट स्टेडी इंक्रीज। इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे हल्का हल्का प्राइस बढ़ रहा है, जैसे प्राइस पहले यहाँ था, फिर थोड़ा सा बढ़ गया तो यहाँ आ गया, थोड़ा और बढ़ गया तो यहाँ क्रीप हो रहा है। ऐसे नहीं एकदम से हाइपर इन्फ्लेशन की तरह बहुत तेजी से बढ़ गया। जनरली इसका मतलब होता है 3% पर ईयर, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, इसके बीच बीच में ही रहेगा, और ये मैनेजेबल होता है, इसको इजिली मैनेज किया जा सकता है। बल्कि ये थोड़ा थोड़ा इन्फ्लेशन बढ़ना कई बार इकोनॉमी के लिए अच्छा भी होता है, बेनिफिशियल होता है, इंकरेजिंग होता है, लोग स्पेंड करते हैं, इन्वेस्टिंग बढ़ती है। ठीक है, डेवलप्ड इकोनॉमीज में जनरली इसी तरह का ग्रोथ आपको देखने को मिलता है, जैसे यूएस की अगर हम बात करें, यूनाइटेड स्टेट में, और 2% के आसपास इन्फ्लेशन रेट रहता है, जिसको कि फेडरल रिजर्व इजिली मैनेज कर लेती है, अनटिल अनलेस कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जो उनके भी मैनेज के बाहर हो जाए, जैसे कोविड आ गया था। राइट, तो उस तरह की सिचुएशन में क्रीपिंग इन्फ्लेशन का मतलब क्रीप करना, थोड़ा थोड़ा बढ़ना। कोर इन्फ्लेशन वर्सेस हेडलाइन इन्फ्लेशन, ऑलरेडी मैंने पिछले वाले मतलब जो इन्फ्लेशन वाला वीडियो कवर किया था उसमें पूरा डिटेल में समझाया था, पर थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको यहाँ पर भी दे देता हूँ। कोर इन्फ्लेशन का मतलब है कि जो वोलाटाइल आइटम्स होते हैं वो सब इसमें एक्सक्लूड हो जाते हैं, जैसे फूड की प्राइसेस, एनर्जी की प्राइसेस, इसमें हम इंक्लूड ही नहीं करते, उसके बिना इन्फ्लेशन मतलब कैलकुलेट होता है। और हेडलाइन में क्या होता है, इसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, सीपीआई में जो भी चीजें आ रही हैं वो सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड हो जाती है। और ये हमेशा डिबेट बना रहता है यार कि कोर इन्फ्लेशन में क्यों तरफ ध्यान दें अपने टारगेटिंग को करते समय, या हेडलाइन में करें। ठीक है, इसके ऊपर काफी आर्टिकल्स भी पब्लिश होते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि कई बार क्या है, ऑयल का शॉर्टेज हो गया, ठीक है, तो हेडलाइन जो है वो तो बढ़ जाएगा, लेकिन कोर इन्फ्लेशन तो वैसे ही रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें ज्यादा लॉजिकल तो मुझे हेडलाइन ही लगता है। राइट, क्योंकि हेडलाइन में आपको सब कुछ इंक्लूड करना पड़ता है। राइट, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पूरा वीडियो मैंने आपको समझा दिया, इन्फ्लेशन क्या होता है, क्या टाइप्स होते हैं, सारे एग्जाम्पल्स हमने कवर कर लिए। इसके बाद आगे वाले टाइम में जो भी आर्टिकल्स आएंगे इन्फ्लेशन पे, वो और भी हम डिटेल में कवर करते रहेंगे। अगर आप मेरे नोट्स को लेना चाहते हो तो आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हो, यूट्यूब चैनल जो मेरा है, इसको आप बस ज्वाइन बटन पे क्लिक कर देना, और वहाँ पे नोट्स मास्टर प्लान आएगा, उसको आप ले सकते हो, काफ़ी अफोर्डेबल है। ऑलमोस्ट मोर देन 500 पीडीएफ वहाँ पे मैं अपलोड कर चुका हूँ, और बहुत तेजी से सब कुछ अपलोड कर रहा हूँ। वहाँ पीआईबी भी अपलोड करता हूँ, पीआईबी की समरी अपलोड करता हूँ, एमसीक्यू क्वेश्चंस अपलोड करता हूँ। मेरे चैनल को अगर आप पसंद करते हैं, इस सीरीज को पसंद करते हैं, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।